नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई अप्रिय घटना की, त्रिपुरा में लगे बीजेपी को झटके की, जानेंगे आरजेडी के दफ्तर पर लगे पोस्टर ने क्यों मचाया बवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्यों सीबीआई पर लगाया आरोप, बात होगी जोशीमठ पर सरकार की गंभीरता की, सीएए को लेकर अमर्त्य सेन के बयान की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीन और भारत के बीच हो रहे व्यापार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने सीएम सरपंचों का मंत्रणा कार्यक्रम किया रद्द, मकर संक्रांति त्योहार का बनाया बहाना, राज्य में ई टेंडरिंग का हो रहा विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के आयकर अधिनियम को बताया असंवैधानिक, सुनवाई के दौरान बोला कोर्ट, महिला किसी की जागीर नहीं है। नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, शादी को अनुमति देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर ना लें कोई कोर्ट। केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में तेज होगी तकरार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, बंगाल में चल रही मिड डे मील की जांच के लिए भेजी जाएगी 5 सदस्यीय टीम। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक दिन के विश्राम के बाद आज लुधियाना से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन यात्रा के दौरान एक अप्रिय घटना होने के चलते यात्रा को शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद ही रोकना पड़ा। आखिर क्या रही इसकी वजह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही जान चली गई थी। इस दुखद खबर के आने के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा को जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के सम्मान में 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। यात्रा कल दोपहर खालसा कॉलेज ग्राउंड जालंधर से फिर शुरू होगी। वहीं इस खबर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शोक में डूब गए हैं और अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारे सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी के असामयिक निधन के बारे में जानकर गहरा सदमा और दुख हुआ। उनका जाना पार्टी और संगठन के लिए बड़ा झटका है। दुख की इस घड़ी में मेरा दिल उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, श्री संतोख सिंह चौधरी जी के अकस्मात निधन से स्तब्ध हूँ। वो जमीन से जुड़े परिश्रमी नेता, एक नेक इंसान और कांग्रेस परिवार के मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने युवा कांग्रेस से सांसद तक का अपना जीवन जनसेवा को समर्पित किया। शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। यात्रा के बीच हुई इस घटना से सभी स्तब्ध हैं। इस खबर के बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और उनको देखने के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे थे। सांसद संतोख सिंह के निधन से कांग्रेस में शोक का माहौल है। अब यात्रा कल जालंधर से ही शुरू होगी। कांग्रेस को आज सुबह करारा झटका लगा। वैसे झटका तो बीजेपी को भी लगता दिख रहा है, वो भी त्रिपुरा में, जहां कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में सेंधमारी शुरू हो गई है। आखिर क्या है मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। बीजेपी से उसके सहयोगी दल दूर हो रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, तेलंगाना सहित तमाम राज्यों में अब बीजेपी के सहयोगी उसके विरोधी बन चुके हैं और जल्दी ही त्रिपुरा का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ सकता है। त्रिपुरा में बीजेपी के सहयोगी आईपीएफटी उससे अलग होने के संकेत दे रही है। राज्य में पहले ही बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन में आदिवासी नेता प्रद्योत किशोर देववर्मा की तिपरा मोथा पार्टी भी शामिल हो चुकी है और अब आईपीएफटी को भी महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया गया है। तिपरा मोथा 2021 से त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के जरिए सत्ता में है, जबकि आईपीएफटी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। प्रद्योत किशोर देववर्मा ने आईपीएफटी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम कुमार रियांग को पत्र लिखकर उन्हें महागठबंधन में आने का कहा है। उन्होंने कहा, मौलिक रूप से तिपरालैंड राज्य और ग्रेटर तिपरालैंड राज्य की हमारी मांग के बीच बहुत बुनियादी अंतर नहीं है। हमारी मांग अलग नहीं है। हमारी मांग एक ही है, जो राज्य के मूल निवासियों के लिए एक स्थायी संवैधानिक समाधान चाहता है। हम तिपरा लोगों के अस्तित्व को त्यागने वाले किसी भी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहते। हमारे मुद्दे पहले भी तिपरालैंड राज्य या ग्रेटर तिपरालैंड राज्य के संरक्षण में अस्तित्व में रहे।
देव वर्मा ने कहा है कि आईपीएफटी और तिपरा मोथा मूल निवासियों के लिए स्थायी संवैधानिक समाधान की मांग की एक ही मांग के लिए लड़ रही है, इसलिए दोनों को साथ आना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। एनडीए में टूट का नुकसान बीजेपी बिहार में उठा चुकी है, क्योंकि टूट के चलते उसकी सत्ता चली गई और फायदा आरजेडी को मिल गया, और अब आरजेडी नए नए तरीकों से बीजेपी पर तंज कस रही है। नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। वो ये भी साफ कर चुके हैं कि विस्तार में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू से कोई मंत्री नहीं बनेगा। जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बना रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को पीएम मोदी का विकल्प बता दिया है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहा है। महिला आरजेडी की प्रदेश महासचिव पूनम राय की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि अहंकारी दंभी की हार हर काल में होता रहा है। राम और रावण का फोटो लगाकर बताया कि रामायण काल में रावण को रा नाम वाले राम के हाथों से हार मिली, महाभारत काल में कंस को हार का नामक कृष्ण से मिली, और अब 2024 आने वाला है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। पोस्टर में दिखाया गया है कि नीतीश कुमार हाथों में तीर धनुष लिए हुए हैं और निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों का नाम न अक्षर से शुरू होता है। पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में संदेश लिखा है कि जब किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे जनमानस परेशान हो जाता है, तब उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति हराता है। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले न अक्षर वाले नीतीश कुमार की जीत होगी। आरजेडी के दफ्तर पर लगे इस पोस्टर ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। वैसे सियासत तो इस समय दिल्ली की भी गरमाई हुई है, जिसकी वजह है दिल्ली सरकार और जांच एजेंसियों के बीच जारी खींचतान। अब मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं जिस पर सीबीआई की तरफ से सफाई भी आ गई है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। क्या दिल्ली में वाकई हुआ है शराब घोटाला? क्या घोटाले में है आपका हाथ? क्या केजरीवाल सरकार के दामन पर है दाग? ये सवाल लगातार राजधानी की सियासत में गूंज रहे हैं। वहीं इन सवालों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने दफ्तर में सीबीआई रेड का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। सीबीआई टीम के मनीष सिसोदिया के दफ्तर पहुंचने को लेकर डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट भी किया। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। आपकी ओर से दावा किया गया है कि जिस समय सीबीआई की टीम दिल्ली सचिवालय स्थित मनीष सिसोदिया के दफ्तर पहुंची, उस दौरान सिसोदिया अपने दफ्तर में नहीं थे। हालांकि सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने मनीष सिसोदिया के दफ्तर में रेड मारे जाने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उनकी किसी भी टीम ने मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर कोई रेड नहीं मारी है। अब सीबीआई तो छापेमारी से इनकार कर रही है, लेकिन आप दावा ठोक रही है। इसे लेकर सियासत जोरों पर है। वैसे पिछले साल अगस्त में भी सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। उस रेड की जानकारी भी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी थी। एक के बाद एक किए गए 3 ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने जहां इस बात की जानकारी दी थी, वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला था। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए कहा था कि दिल्ली सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे काम करने से रोका जा रहा है। अब सिसोदिया तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि हकीकत क्या है। सिसोदिया के आरोपों पर सीबीआई की तरफ से सफाई आ गई है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये बता पाना तो मुश्किल है। फिलहाल इन आरोपों ने हलचल मचा दी है। हलचल तो इन दिनों उत्तराखंड के जोशी मठ में मची हुई है, घरों में आई दरारों के चलते। लेकिन धामी सरकार इतनी बड़ी समस्या आने के बाद भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। जोशीमठ के साथ उत्तराखंड के 8 शहरों की जमीन भी धंस रही है। हालांकि अभी इन शहरों में जोशीमठ के मुकाबले प्रभाव कम है। मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी के भटवाड़ी, मुनस्यारी, चंपावत के पूर्णागिरी में भी भूधसाव हो रहा है। वहीं गोपेश्वर, कर्णप्रयाग व श्रीनगर पर भी मुसीबत मंडरा रही है। इतना ही नहीं, भूधसाव अब इतना बढ़ गया है कि ओली को जोड़ने वाला रोप वे भी इसकी जद में आ गया है।
रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास दरारें आने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे। ऐसे में किसी अनहोनी से बचने के लिए रोपवे का संचालन पहले से ही बंद था। इसके अलावा इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने सैटेलाइट चित्र जारी कर जोशीमठ क्षेत्र में 12 दिन में ही 5.4 सेंटीमीटर यानी 54 मिलीमीटर के धंसाव की चौंकाने वाली जानकारी दी थी और अब इस चित्र को हटा दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आग्रह पर इसरो ने जोशीमठ भू धंसाव की सैटेलाइट तस्वीरें हटाई। मंत्री का कहना है कि इन तस्वीरों से राज्य में भय का माहौल पैदा हो रहा है। इतना डर होने के बावजूद सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। जमीन दरकने की घटनाएं बढ़ने के बाद एक तरफ जहां ये दावा किया जा रहा है कि सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ से कुछ दूरी पर पहाड़ की कटाई लगातार जारी है। हैवी मशीनों से पहाड़ तोड़ने का काम दिन रात किया जा रहा है। ताजा मामला तपोवन से सामने आया है। यहाँ बड़े बड़े ड्रिल हैमर मशीनों का इस्तेमाल करके पहाड़ काटकर सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहाँ एनटीपीसी का प्रोजेक्ट मौजूद है। ये इलाका जोशीमठ से महज 12 किलोमीटर दूर है। बता दें कि सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 जनवरी को खुद घोषणा की थी। सभी बड़े प्रोजेक्ट फिलहाल रोक दिए गए हैं, लेकिन अब तपोवन में जारी काम को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार के सारे दावे झूठे हैं। दावा किया जा रहा है कि तपोवन में पहाड़ों की कटाई का काम जारी है, यानी सरकार नई मुसीबत को न्योता दे रही है और जनता को मुश्किल में डाल रही है। मुश्किल में तो मोदी सरकार भी डालना चाहती है देश के अल्पसंख्यकों को, और ये दावा है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का। तो सीएए को लेकर क्या कुछ बोले अमर्त्य सेन, देखिए रिपोर्ट में। देश में नागरिकता कानून पर जमकर बवाल मचा और आज भी बवाल जारी है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए सरकार की चाल बताता है तो सरकार इसका बचाव करती नजर आती है। वहीं लंबे समय से छिड़ी इस बहस के बीच अब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बयान आया है। उनका मानना है कि सीएए के कार्यान्वयन से देश में अल्पसंख्यकों की भूमिका कम हो सकती है, जबकि बहुसंख्यकवादी ताकतों को प्रोत्साहन मिल सकता है। अर्थशास्त्री ने कहा, जहां तक मैं देख सकता हूं, भाजपा के उद्देश्यों में से एक सीएए को लागू करके अल्पसंख्यकों की भूमिका को कम करना और उन्हें कम महत्वपूर्ण बनाना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में हिंदू बहुसंख्यक ताकतों की भूमिका को बढ़ाना और उस हद तक अल्पसंख्यकों को कमजोर करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारत जैसे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे एक धर्मनिरपेक्ष समतावादी राष्ट्र माना जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए भी किया गया है। चाहे वो बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल से अल्पसंख्यकों को स्वदेशी के बजाय विदेशी घोषित किया गया हो। ये सुंदर है, नीचा दिखाना, और मैं इसे मूल रूप से एक बुरा कदम मानूंगा। बता दें कि 11 दिसंबर 2019 को संसद से सीएए पारित किया गया था और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना दी। हालांकि कानून को अभी लागू किया जाना बाकी है, क्योंकि सीएए के तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीन और भारत के बीच हो रहे व्यापार की। देश में व्यापार निर्यात और आयात पर टिका होता है। जैसे निर्यात रफ्तार पकड़ता है, वैसे ही व्यापार भी बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे आयात का आंकड़ा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही व्यापार घाटा भी तेजी पकड़ता है। इस वक्त देश में यही स्थिति है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि व्यापार को इस वक्त जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी भरपाई फिलहाल संभव नहीं है। मोदी सरकार कल तक देश को बता रही थी कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। ब्रिटेन को पछाड़ भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हो गया है। लेकिन आज जैसे ही आंकड़े सामने आए, वैसे ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आंकड़ों ने बता दिया कि व्यापार के क्षेत्र में देश किस कदर पिछड़ गया है। आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया है, और ये सब चीन की वजह से हुआ है, क्योंकि भारत से 2022 में चीन को निर्यात सालाना आधार पर 37.9% घटकर 17.48 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। इससे भारत के लिए व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर रहा और ये 2021 के 69.38 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, जहां केवल नुकसान ही नुकसान है। बावजूद इसके मोदी सरकार चीन के साथ व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ने की मुनादी करवा रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट और सीमा पर सैन्य झड़प की घटनाओं के बावजूद व्यापार बढ़कर 135.98 अरब डॉलर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत चीन व्यापार 2022 में 8.4% बढ़कर 135.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पिछले साल ये आंकड़ा 125 अरब डॉलर था। भारत में चीन का निर्यात सालाना आधार पर 21.7% बढ़कर 118.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
यानी साफ है कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत का नारा छोड़ चीन पर ही निर्भर हो रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।